नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का जो जनादेश आया उसमें बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। 29 सीटें जीतकर बीजेपी ने बता दिया कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में असर तो पड़ा है, लेकिन सरकार बना रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा योगदान है। 42 सीटों के साथ वो कांग्रेस जिसने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 6 सीट जीती है, उसकी एक तरीके से यहां पर हार भी है। अब्दुल्ला परिवार को कश्मीर के मुसलमानों ने अपना नेता चुन लिया है, मुहर लगा दी है। अगले 5 साल तक दिलचस्प राजनीति जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। और जैसे ही जनादेश मिला अब्दुल्ला को, उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया कि 370 पर हमसे बात मत कीजिए, क्योंकि 370 हम नहीं हटा पाएंगे। केंद्र में जो है उन्होंने ही हटाया था, तो हम उसे बहाल नहीं कर सकते हैं। तो 370 का मुद्दा हम यहां पर छोड़ रहे हैं, भले हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त नाज़िया इलाही खान है। बताने की जरूरत नहीं है, परिचय फायर ब्रांड है और जब बोलती हैं तो फिर तमाम लोगों को बातें चुभती ही हैं। नाज़िया जी, हाथ जोड़कर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, हमें 370 पर सवाल मत कीजिए, माफ कर दीजिए, 370 बहाल नहीं करवा पाएंगे। सोचिए, जिस मुद्दे पर पूरी की पूरी इलेक्शन उन्होंने फाइट कर लिया और कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया कि इस मामले में अब तो सर्वोच्च न्यायपालिका को कपिल सिब्बल के द्वारा भेजा भी नहीं जा सकता है। यूं तो हमने रोहित जी सुना है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पर यहाँ जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में तो हम देख रहे हैं कि बेगानी शादी में हजरत आला जनाब राहुल गांधी दीवाना। ये देख रहे हैं कैसे हार करके भी आप जननायक को ऐसी बातें बोलेंगे तो उनके नेताओं को बुरा लग जाएगा। नहीं, इस कदर मुझे मतलब टारगेट करते हैं कांग्रेस वाले जब मैं डिबेट पर बैठती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सत्य जो है ना वो इस मुंह से निकलता है, क्योंकि हर रोज संविधान हाथ में रहता है ना। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर को लेकर क्यों कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप राहुल गांधी हैं? सरकार बना रहे हैं। कहावत है बचपन से, बेगानी शादी में मतलब क्यों सरकार बना रहे हैं? वो तो उनकी समझ लीजिए पूरी बारात निकल रही है उनके गठबंधन की। मैं अपनी बात रख दूं, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में मैं देख रही हूँ कि बेगानी शादी में हजरत आला राहुल दीवाना, ये देख रहे हैं हम लोग। जीता है नहीं, 4-5 सीटों में इतना उछल रहा है जैसे कोई बहुत ही निकम्मा टाइप का कोई स्टूडेंट होता है ना, और जब उसको पहली बार मैथ में 20 नंबर आ जाता है, हमेशा 0 पाने वाला, और मैथ में 20 नंबर लेकर आया है, तो ढोल बाजा ताशा सब मचा रहा है कि भाई देखो हम 20 नंबर ले आए। राहुल गांधी की दुर्दशा कुछ ऐसी होती चली जा रही है कि 2014 भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राहुल गांधी अपने आप में ही सफोकेटेड फील कर रहे थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में दोबारा मोदी जी की सरकार आने के बाद कांग्रेस का पाया हिल चुका था। 2024 में इतने परिश्रम और ना जाने कितनी पार्टियों को इंडी गठबंधन का एक नाम दे करके बनाने के बाद भी जब मोदी जी 3.0 की सरकार बनाए, तो अब राहुल गांधी को अपने कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रीजनल जो स्टेट की पार्टियां हैं वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन और ज्यादा अच्छा काम और ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो लेकर आ जा रही है। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो पार्टी है ना वो एक बोझ बन चुकी है, चाहे वो एनसी के लिए, चाहे वो समाजवादी के लिए, चाहे वो टीएमसी के लिए, चाहे वो आम आदमी के लिए। हर जगह कांग्रेस जो है वो एक बोझ की तरीके से नजर आ रही है। अब देखिए, करना कराना कुछ नहीं था कांग्रेस को, लेकिन अब मंत्रालय में चेयर लेने के लिए भीख का कटोरा लेकर के राहुल गांधी जी खड़े हो चुके हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि बेगानी शादी में राहुल दीवाना। बिल्कुल, लेकिन वहां पर जिस तरीके से अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, डर की वजह से बोल रहे हैं 370 पर अभी मैं हूं, डर की वजह से बोल रहे हैं कि 370 पर मुझसे बात मत करो। मोदी शाह का खौफ है अभी भी। देखिए, पूरा इलेक्शन फारूक अब्दुल्ला के चेहरे पर फाइट किया गया जम्मू कश्मीर का। सही से रिवाइंड करके अगर जनता समझेगी तो उनको याद आएगा, मैनिफेस्टो से लेकर के मीडिया को स्पीच से लेकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के, मीडिया इंटरेक्शन से लेकर के, जनता इंटरेक्शन से लेकर के, सारा कारोबार और सारा नेतृत्व जो है वो फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हो रहा था। लेकिन जैसे ही एनसी की 45 सीटें या 42 निर्दलीय को हटाकर देखा जाए,
अगर जब आ गई तो फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि चीफ मिनिस्टर जो है वो उमर अब्दुल्ला बनेगा और वो पर्दे के पीछे चले गए, क्योंकि उनको पता था कि 370 वो कभी भी जम्मू एंड कश्मीर में ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये बात पहले ही क्लियर कर दिया। मान लीजिए नाजिया जी, उमर अब्दुल्ला सीएम बन भी जा रहे हैं, पावर तो रहेगी नहीं। मनोज सिन्हा बैठे हैं ना, एलजी के पास सबसे ज्यादा पावर होगी। मतलब 1 रुपया भी खर्चा करना है तो बिना मनोज सिन्हा मतलब एलजी जो भी होंगे उनकी कलम के बिना खर्च नहीं हो पाएगा। देखिए, अफजल गुरु के समर्थक डरते कभी नहीं है, और मैं अब्दुल्ला परिवार को डरा हुआ तो नहीं कहूंगी, ट्रांसपेरेंटली मैं कह रही हूं कि मैं डरा हुआ तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, मुझे कहीं ना कहीं एक चीज की संभावना हो चुकी है कि जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला ने अपना स्टेटमेंट दिया पूरे काउंटिंग के बाद, कि उन्होंने एक ऑनरेबल मैन बोल करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को इज्जत दिया, और साथ में उन्होंने कहा कि वो 370 पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि वो सेंट्रल के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनको बहुत अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट, जो योजना, जो शांति, जो सुकून, जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या का समाधान, ये सारी चीजें केंद्र की वजह से ही हुई है। और जो व्यक्ति 16 साल 18 साल की उम्र का था, जिसने कभी वोट नहीं डाला था, वो आज 54-55 साल की उम्र में पहली बार मतदान किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो 14% 11% वोटिंग नहीं होती थी, इस बार 30 to 34% अगर वोटिंग हुई है, तो ये इसका रीजन क्या है? ये उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि इसका रीजन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। बिल्कुल 370 का हटना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में मुफ्ती का भी जिक्र होना बेहद जरूरी है। यही महबूबा मुफ्ती 2017 में कहा करती थी कि अगर 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा। आज जब चुनाव हुए हैं 10 साल बाद, तो मुफ्ती की पार्टी के झंडा उठाने वाले केवल 3 लोग मिले हैं। बेटी खुद चुनाव हार गई। देखिए, ये जो परिवारवाद की राजनीति है, ये अब भारत बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये परिवारवाद की राजनीति, अभी नाजिया इलाही खान बोल रही है 5 साल के बाद जैद इलाही खान मेरा बेटा आकर के आपसे बात करेगा। लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोग नए लोगों को चांस देना चाहते हैं, जो वाकई में क्रेडिबिलिटी रखते हैं, जो वाकई में काम करना चाहते हैं। अब चाहे वो गरीब हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, लोग ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि शगुन परिहार जो कश्मीर से जीती, किश्तवाड़ से 512 वोट से जीती, 57.75% मुस्लिम और 40 कुछ फीसदी हिंदू हैं। 2011 का जो सेंसस था। तो मैं अभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने कश्मीर में वोट नहीं दिया? सारे सीट के आंकड़े निकाल करके देखिए, 2700, 1100, 3200 वोट का आगे पीछे है। तो इसका मतलब क्या है कि जम्मू की तरह कश्मीर में भी वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों ने है। जम्मू में तो हमने तो नाजी जी, आप यही मान रहे हैं कि अगर एनसी का खुद का अकेले का बहुमत अगर माने तो 42 सीटें हैं, 4 सीट एनसी खुद पीछे रहेगी, तो क्या मुसलमानों ने एनसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए 4 सीट वो खुद पीछे रह गए और निर्दलीय और कांग्रेस के भरोसे हैं? मतलब हालांकि कांग्रेस तो साथ है ही। एग्जैक्टली। और आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत में वहां पर सरकार बनाएगी, और उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। शगुन परिहार जो कश्मीरी पंडित है, जिनके माता पिता को टेररिस्ट ने मारा, जिनके आंख के सामने उन्होंने अपने ही परिवार की मौत देखी है, आपको क्या लगता है कि शगुन परिहार जो कश्मीरी पंडित अपने घर को, अपने द्वार को, अपनी जगह को, अपने वतन को छोड़ करके इधर उधर है, शगुन परिहार उनके लिए वापसी का दरवाजा नहीं खोलेगी? शगुन परिहार को जो कोई भी हल्के में ले रहे हैं, मैं उनको चेतावनी दे देना चाहती हूँ कि शगुन परिहार चीती है, चीती टाइग्रेस है, वो टाइग्रेस। बिल्कुल। और मोदी जी ने जब प्रचार के लिए पहुंचे थे तो मंच से कहा था कि इसे एक कैंडिडेट ही मत समझिएगा, मेरी बेटी समझिएगा, और किश्तवाड़ के लोगों ने बेटी समझकर ही वोट किया। आखिरी सवाल, वही मैं मुस्लिमों पे बात कर रहा हूं कि अगर किश्तवाड़ से शगुन परिहार जीतती हैं और फिर हर सीट पर थोड़ा बहुत मुस्लिम अगर वोट देते हैं और एनसी को खुद 46 सीटें नहीं मिलती हैं, तो क्या मुसलमानों ने कहीं ना कहीं, कुछ मुसलमानों ने यह सोच रखा था कि अब्दुल्ला को उखाड़ फेंकना है? देखिए,
दो तरीके के मुसलमान कश्मीर में थे। मैं जम्मू की बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि जम्मू ने भर भर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और 29 सीटें जम्मू की वजह से हमारे पास घाटी की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन घाटी और वैली में दो तरीके के मुसलमान थे। एक जो इजी मनी इनकम, पत्थर मारो 1000 रुपए लो, टायर जलाओ 1000 रुपए लो, आतंकवादी करो और करोड़ों रुपए कमाओ, लश्कर तैयबा से मिल जाओ, जैसे मोहम्मद से मिल जाओ। उन्होंने अब्दुल्ला परिवार को भर भर करके वोट दिया है ताकि उनको सिक्योरिटी मिलती रहे। और वो मुसलमान जो अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो मुसलमान जो डेवलप होना चाहते हैं, जो रिफॉर्म होना चाहते हैं, जो इम्प्रूव होना चाहते हैं, जो अपनी बेटियों को लश्कर तैयबा के हाथ जलील नहीं होने देना चाहते हैं, जो अपनी बेटियों को IAS IPS बनवाना चाहते हैं, जो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो दो तरीके के मुसलमान कश्मीर में हैं, ये साफ समझ में आ रहा। बिल्कुल, और यही वजह है कि भले जम्मू में बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला, कश्मीर में उतना वोट नहीं मिला, लेकिन वहां पर भी कुछ मुसलमान थे, कुछ मुस्लिम समुदाय ऐसे वोटर थे जो कि नहीं चाहते थे कि अब्दुल्ला कुर्सी पर आए, इसीलिए 42 सीटें उन्हें आई, वरना 46 सीटें उन्हें खुद मिल सकती थी। बहुमत का आंकड़ा खुद हो सकता था, कांग्रेस के भरोसे न रहना पड़ता। फिलहाल अब्दुल्ला परिवार की वापसी हो चुकी है। ओमर अब्दुल्ला अगले 5 साल तक सरकार चलाने वाले हैं। हालांकि हर एक चीज के लिए उन्हें हाथ जोड़ना होगा और भरोसे पर रहना होगा केंद्र के और LG मनोज सिन्हा के। तो फिलहाल नाजिया जी, इस बातचीत में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।